आज हम बात करेंगे ईथर के रासायनिक गुण की। ईथर के रासायनिक गुण, तो ईथर के रासायनिक गुण हमारे पास देखिए क्या होते हैं। ईथर में क्या होता है कि ईथर जो होता है लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। कैसे व्यवहार करता है? लुईस क्षार की भांति। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर C2H5 लगा दिया, या यहाँ पर हम R भी लगा कर सकते हैं। तो ये R हो गया, डाई एल्किल ईथर हो गया। तो ये क्या होता है? लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। अगर ये क्षारीय है तो अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो लवण का प्राप्त होगा, है ना, क्योंकि अम्ल और क्षार की रिएक्शन कराने पर क्या होता है? लवण प्राप्त होता है। ये क्या होता है? लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। ये बात को ध्यान रखिएगा। अब ईथर की रासायनिक अपक्रिया, जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रासायनिक अपक्रिया में ईथर की। तो ईथर की रासायनिक अपक्रियाएं सबसे पहले PCl5 के साथ देख लेते हैं। किसके साथ? ईथर की रासायनिक अपक्रिया ईथर की अभिक्रिया PCl5 के साथ, इसके साथ चलेगा। तो PCl5 के साथ आपको पता होता है कि क्या बन सकता है। तो डाई एथिल ईथर की रिएक्शन में करके बता रहा हूँ। लगभग में सब रिएक्शन ऐसे ही करके करना है। डाई एथिल ईथर की रिएक्शन लगभग में ऐसे ही होंगी सब। तो PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या होता है? देखिए हमने इसके साथ आपको रिएक्शन बताई, तो इसमें एक भाग तोड़ दीजिए। यहाँ पे O लेके इसके साथ जाएगा निकल कर, तो यहाँ पर क्या होगा? दो भाग हैं, ये आपका प्लस का भाग, ये आपका प्लस का भाग, ये क्या होता है? माइनस का। तो ये माइनस वाला इसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि PCl5 के साथ क्या निकलता है? PuCl3, और क्या निकलता है आपका? HCl। अब ये हमारे पास इतना निकल गया, तो बचे कितने हमारे पास? यहाँ पर कितना बचा है हमारे पास? तो यहाँ पर क्या बनेगा? C2H5Cl बनेगा। अब प्लस, अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन में H यहाँ पर तो है नहीं, तो HCl निकलेगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा? HCl नहीं निकलेगा, ठीक है। यही रिएक्शन होती है जिसमें क्या करते हैं? PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका ये जरूर निकलता है, लेकिन HCl नहीं निकलता है। मैंने कहा था 95% PCl5 के साथ रिएक्शन होती है तो आपका ये जरूर देगा, ठीक है। लेकिन ये भाग में कभी कभी हो जाता है कि ये नहीं निकलता है। तो यहाँ पर क्या है? H है ही नहीं, तो यहाँ पर जब H नहीं है तो यहाँ पर ये पूरा ग्रुप प्लस का है, तो इसके साथ Cl आएगा। तो यहाँ पर आपका कितने भाग में बनेगा? दो भाग में आपका बन जाएगा Cl। तो यह हो जाएगा C2H5Cl प्लस फास्फोरिल ट्राइक्लोराइड। ये डाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एथिल क्लोराइड, और ये हो जाएगा फास्फोरिल ट्राइक्लोराइड, ठीक है। फास्फोरिल क्लोराइड लिख सकते हैं आप इसको। नंबर 2 रिएक्शन हम देखते हैं। ईथर की अपक्रिया एल्युमिना के साथ, या एल्युमिनियम या निर्जलीकरण डाल दें। ईथर का निर्जलीकरण डाल देंगे सीधे। तो निर्जलीकरण देखते हैं ईथर का। तो यहाँ पर अगर C2H5O और C2H5 आपकी रिएक्शन है, और यहाँ पर आ जाए आपका Al2O3, ठीक, एल्युमिना के साथ रिएक्शन आ जाए, और साथ में आ जाए 350 सेल्सियस ताप, तो हमारे पास क्या होता है? एल्कीन फॉर्म होता है। कितने हमारे पास C2H5 है? 2, तो आपका 2 ये निकलेगा, और प्लस क्या निकलेगा? H2। एक H इसमें से, एक H इसमें से निकाल कर H2 बाहर कर देंगे, C2H4 बचेगा। यही आपका लिखा हुआ है 2 बार, ठीक है। ये निर्जलीकरण होता है। तो ये रिएक्शन हो गई हमारे पास 2। नंबर 3 हम देखेंगे ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में देखिए क्या होता है कि अगर डाई एथिल ईथर का ऑक्सीकरण कराते हैं, ठीक है, क्या कराएंगे? ऑक्सीकरण। तो 2 ले लेंगे यहाँ पर K2Cr2O7 की उपस्थिति में अपक्रिया होगी। K2Cr2O7 की उपस्थिति में क्या होगी? अपक्रिया होगी। तो अगर ये अपक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण है, तो ऑक्सीकरण में क्या होगा आपका? यहाँ पर आपका एल्डिहाइड में ये परिवर्तित हो जाएगा। सबसे पहले किस में परिवर्तित होगा? एल्डिहाइड में परिवर्तित होगा। तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और प्लस क्या निकलेगा? H2। अगर इसका फिर से आपने ऑक्सीकरण कर दिया, तो अगर इसका फिर से ऑक्सीकरण कर दिया है तो ये किस में बदल जाएगा? CH3COOH में बदल जाएगा। तो ये 2 भाग हैं, तो आपके 2 भाग निकल जाएंगे। इस तरीके से रासायनिक देखेंगे। अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति क्या होती है डाई एथिल ईथर की? तो डाई एथिल ईथर की अम्लीय प्रकृति की जांच करेंगे तो अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये पॉजिटिव भाग, ये निगेटिव भाग। तो यहाँ पे क्या होता है? आपका हो जाएगा डाई एथिल, ठीक है, ऑक्सोनियम लवण का निर्माण होगा। डाई एथिल, ये आपका हो जाएगा O, और यहाँ पर हो जाएगा H प्लस। ऐसे करके हमारे पास बनेगा ये डाई एथिल, ठीक है, ऑक्सोनियम लवण। तो ऑक्सोनियम क्लोराइड लवण बन जाएगा, या ऑक्सोनियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। यह क्या हो जाएगा? डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड,
ये आपका बन जाएगा। ठीक है, नंबर 5 अब देखेंगे एथिल अल्कोहल डाई एथिल ईथर की रासायनिक समीकरण। ठीक है, एस्टिल क्लोराइड के साथ, किसके साथ देखेंगे, एस्टिल क्लोराइड या एसेटिक एनहाइड्राइड, दोनों के साथ सेम टाइप की रिएक्शन होती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके साथ भी रिएक्शन कराएंगे तो जो उत्पाद इसके साथ बनेगा वही उत्पाद इसके साथ बनेगा। ठीक है, बट यहाँ पे ZnCl2 की उपस्थिति में या AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। तो डाई एथिल ईथर, तो आपका ले लिया डाई एथिल ईथर, और डाई एथिल ईथर की रिएक्शन करा देंगे आपका CH3CO से और Cl, ये हो जाएगा एस्टिल क्लोराइड। इसके साथ रिएक्शन कराने से पहले हमारे पास ये पॉजिटिव भाग, ये निगेटिव भाग, तो ये वाला इसके साथ निकल जाएगा और ये हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से देखिए ये पॉजिटिव भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव की जगह पे जाएगा। सबसे पहले तो CO से पार्ट बनेगा, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिएक्शन होगी CH3COO, ये COO बन जाएगा और क्या हो जाएगा हमारे पास लास्ट में लिखा है C2H5, तो हो जाएगा एथिल एसीटेट नाम हो जाएगा, एथिल एसीटेट हो जाएगा, प्लस क्या बनेगा C2H5Cl बन जाएगा। तो अगर आप इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी आपकी OR मैं देख लेता हूँ C2H5 C2H5O C2H5। अब मान लीजिए एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन आ जाए, तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन तो वैसे ही होनी है। ठीक है, तो रिएक्शन वैसे ही होगी, इसमें भी आपका बनेगा यही CH3CO C2H5। क्लियर, आपका दो पार्ट में है, तो वहाँ से आपका इसमें 2 बार ये बन जाएगा। ये कितनी बार बन जाएगा, 2 बार। जरा चेक करिएगा, एक बार तो यही बनेगा आपका, फिर एक भाग के साथ ये निकलेगा तो दूसरा वाला भाग यही फिर बचेगा और उतना ही भाग रहेगा, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 बार बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रासायनिक अपक्रिया हो जाएगी हमारे पास। ईथर की रासायनिक अपक्रिया, ठीक है, क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन के साथ वो भी हम कहाँ पे देखेंगे, अंधेरे में। तो यहाँ पे जब भी अंधेरे में रासायनिक अपक्रिया आएगी क्लोरीन के साथ और डाई एथिल ईथर के साथ, तो इसकी मात्रा पर निर्भर करती है क्रिया। ठीक है, इसकी मात्रा पर, क्लोरीन की मात्रा पर, यानी इसकी प्रकृति की मात्रा पर निर्भर करेगी ये कितनी मात्रा में है। तो यहाँ पर 2 प्रकार से रासायनिक अपक्रियाएँ संभव हो सकती हैं। जैसे डाई एथिल ईथर की रासायनिक अपक्रिया अगर C2H5 और Cl2 से रिएक्शन आ जाए, तो ये हमारे पास इधर होते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और अगर हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूँ, CH3 और CH2, और इसको भी हम ऐसे लिख रहे हैं CH2 और CH3। तो इधर वाला जो पहला वाला हाइड्रोजन पढ़ते हैं ये अल्फा हाइड्रोजन, ये होते हैं बीटा हाइड्रोजन, इसके पास होते हैं बीटा हाइड्रोजन। इसी तरह इसे अल्फा डैश हाइड्रोजन, ये हो जाएंगे बीटा डैश हाइड्रोजन। तो ये क्या होता है, अगर यहाँ पर अंधेरा है तो अंधेरे में रिएक्शन अगर हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा, पहले अल्फा वाले हाइड्रोजन, क्योंकि अधिक क्रियाशील होता है अल्फा हाइड्रोजन, तो पहले Cl कहाँ पे क्रिया करेगा, अल्फा हाइड्रोजन, तो एक Cl आएगा यहाँ पर और यहाँ का एक H और उससे Cl के साथ बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर बाहर क्या निकलेगा, HCl, और रिएक्शन कहाँ पे होगी, अल्फा हाइड्रोजन पर। तो अल्फा हाइड्रोजन का एक H निकल गया, यहाँ पे क्या आ गया, Cl, और यहाँ पे हो गया O, CH2 और CH3। अब मान लीजिए इसके पास क्या हुआ, फिर से आपका Cl2 आ गया, तो फिर से अगर Cl2 आता है, ठीक है, तो वो कहाँ पे करेगा, अल्फा डैश की रिएक्शन पर रिएक्शन कर जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से CH और Cl हो जाएगा, और ये O, और यहाँ का एक H निकल जाएगा और यहाँ पे Cl आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3। तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्फा अल्फा डैश डाईक्लोरो डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर, इस तरीके का एक बार बन सकता है। लेकिन अब क्या पता, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो आपका ये ऐसे भी हो सकता है कि ये दोनों पार्ट आपका उधर ही रहे, तो दोनों प्रकार अल्फा और बीटा पोजीशन पे आ जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके उत्पाद दिखाया जाता है, ये अल्फा और अल्फा डैश।